नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम RPF SI के प्रीवियस ईयर पेपर 2019 में पेपर्स हुए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने किया था 10 जनवरी 2019 का शिफ्ट 1, आज हम करेंगे शिफ्ट 2। देखो 50 नंबर आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके RPF में 50 नंबर के। तो जीके अगर अच्छी हो जाती है तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल। अगर मैं बात करूं रायपुर की, तो रायपुर किसकी है, छत्तीसगढ़ की। रायपुर किसकी है, छत्तीसगढ़ की। अगर हम बात करें गंगटोक की, तो गंगटोक है सिक्किम की। और अगर मैं बात करूं दिसपुर, तो दिसपुर है आसाम की। ठीक है, ये चारों आपने याद रखनी है। एक बार देख भी लेते हैं, आंसर्स में भी दिया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, MI। ठीक है, मिजोरम आइजोल। असम की राजधानी दिसपुर, AD। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, CR। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, SG। ठीक है, SPG कमांडो होते हैं तो SG, वरना ये ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये तो सभी को पता होगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सरसों की, तो सरसों जायद की फसल नहीं है। सरसों किसकी फसल है, रबी क्रॉप्स है। सरसों रबी की फसल है, तो इसको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेते हैं एक बार। सरसों रबी की फसल है। अगर मैं बात करूं रबी की फसल की, तो गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, मसूर। अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप्स की, तो धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली। और अगर मैं बात करूं जायद की फसल की, तो कद्दू, खरबूजा, लौकी और खीरा। खरबूजा, खीरा, कद्दू, लौकी। ठीक है भाई साहब। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो क्या है, राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, राज्यों का संघ। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, जो आर्टिकल 1 है, उसमें निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत, जिसमें भारत शब्द देश का नाम एवं संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह आपने याद रखना है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति जो है वो किसका एक सदस्य है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो न तो लोक सदन का और न ही राज्यसभा का, न तो लोकसभा का है और न ही राज्यसभा का कोई सदस्य है। भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। जो आर्टिकल 63 है उसमें क्या दिया गया है, जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है, उसका प्रावधान है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगर आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। उसके बाद आता है दबाव। दबाव का सूत्र क्या है। तो अगर मैं बात करूं दबाव का सूत्र है, तो बल अपॉन में क्षेत्र, फोर्स अपॉन एरिया दबाव का सूत्र है। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दबाव कहलाता है या दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक पास्कल है। SI मात्रक क्या है, पास्कल। पास्कल देखो भाई साहब, अब देखो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ये इंग्लिश वालों के लिए भाई, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। SI यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है, कल के पेपर में जो 10 जनवरी को शिफ्ट पहली हुई थी उसमें डायरेक्ट प्रेशर की SI यूनिट पूछ रखी थी। आज उसका एरिया पूछ लिया, मतलब फॉर्मूला पूछ लिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है भाई। उसके बाद आता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से
किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो 2013 को घोषित किया गया था। भाई साहब रिपीटेड क्वेश्चन है 6 जनवरी शिफ्ट 2 का, जाके चेक कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो करवाई थी उसमें 6 जनवरी शिफ्ट 2 में भी सेम क्वेश्चन आया था, उसमें भी सेम आंसर डिफाइन थे, सेम क्वेश्चन था, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? जो राष्ट्रकूट था उसका शाही प्रतीक क्या था? गोल्डन ईगल, ठीक है, गोल्डन ईगल था। गोल्डन ईगल मतलब सुनहरा बाज राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था। दंतिदर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, ठीक है, राष्ट्रकूट मतलब राक्षस, और राक्षस के क्या बड़े होते हैं? दांत। तो दंतिदुर्ग क्या था? फाउंडर था राष्ट्रकूट वंश का, और राष्ट्रकूट पल्लवों के सामंत थे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। अब वाष्पीकरण होता क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक 3 कारक हैं। सबसे पहला है तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, दूसरा है सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और तीसरा है आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, लेकिन आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। उसके बाद है भाई साहब कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो अगर मैं बात करूं कार्बन की C6 लिखते हैं, तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संपर्तक यौगिक कहलाते हैं, तथा द्वि अथवा त्रि आबंधक वाले कार्बन के यौगिक असंतत्र यौगिक कहलाते हैं। ये याद नहीं रखना है, सिर्फ कार्बन का वो याद रख लो 6। उसके बाद है भाई साहब स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था? स्वतंत्रता जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। अगर मैं बात करूं भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था आराम हराम है, जो अभी आप सब के लिए है। जो आराम करेगा पेपर नहीं निकलेगा, मतलब उसका आराम हराम है। तो मेहनत करो और नौकरी पाओ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? अगर आपको ये पता होगा कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, तो आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा कि पंचमहल जो है वो शाहजहां ने नहीं बनवाया, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, लाल किला शाहजहां ने बनवाया, और जो मयूर सिंहासन है वो शाहजहां ने बनवाया। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। 5 महल मतलब उसके पास अकबर के पास 7 नौरत्न थे, तो 5 महल नौरत्न याद रख लो। तो 5 महल अकबर। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है, ठीक है, याद रखना है। 176 भव्य नकाशीकार खंभों पर पंचमहल खड़ा है। मुगल बादशाह अकबर ने इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल जो है वो मरियम उस जमानी के लिए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बनवाया गया था। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उनकी जगह इंटरिम प्रधानमंत्री कौन आ गए थे? गुलजारीलाल नंदा। इन्होंने निंदा की, वो चले गए, तो इसलिए इनको बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर गुलजारीलाल नंदा ने 27 मई 1964 को भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किया। देख लो भाई साहब, 2 बार बना। कैसे? जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो ये आ गया गुलजारीलाल नंदा,
जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई जब ये आ गया गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, फायदा उठा रहा था हर चीज का। उसके बाद है भारतीय क्रिकेट टीम में अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है, ठीक है, तो वो है आपकी इंग्लैंड। अगर मैं बात करूं, भारतीय टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ वर्ष 1974 में हेडिंग्ले के मैदान पर खेला था। इस मैच में भारत को हार मिली थी। पहला मैच खेला, पहले में ही हार गए और इस मैच के भारतीय कप्तान थे अजीत वाडेकर। याद रखना है भाई साहब, पूछ सकता है कैप्टन कौन था। उसके बाद है एनपीसीआई। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। का विस्तार क्या है, हिंदी में देख लो, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, बस फुल फॉर्म याद रखनी है, काम चल जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो अगर मैं बात करूं सिरका क्या है, एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड वो होते हैं जिसमें खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू के फल, जैसे संतरा, नींबू आदि, ठीक है। टार्ट्रिक में क्या होता है, इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि। और लैक्टिक एसिड में क्या होता है, दही। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, दही, ठीक है। इसलिए लैक्टोमीटर से क्या होता है, वो मापते हैं हम किसका, दूध का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में से है। तो वारली फोक पेंटिंग महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वारली जो है वो एक जनजाति है जो मुंबई के उत्तरी भाग में निवास करती है। वारली चित्र प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की तरह दिखते हैं और सामान्यतः इसमें शिकार, नृत्य, फसल की बुआई, कटाई करते हुए व्यक्तियों की आकृतियां दर्शाई जाती हैं। वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती हैं। वारली जनजाति में दिव्या शोमा मार्श नामक व्यक्ति ने इस कला के व्यावहारिक रूप दिखाया था। सरदार सरोवर बांध डैश में स्थित है, तो कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नौगांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। अगर मैं बात करूं मीथेन की, तो मीथेन होता है CH4। मीथेन के लिए सूत्र क्या है, CH4। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CH4। यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन क्या है, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से तो रूस सबसे बड़ा है और आबादी के हिसाब से बात करें तो अपना भारत। दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक बड़ा देश रूस है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 16 देशों की सीमाएं रूस के साथ लगती हैं। विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है 7वें नंबर पर। उसके बाद देखो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो वो है आपका बिहार। सबसे घनित आबादी वाला राज्य बिहार, सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम, ठीक है भाई साहब। सबसे कम सिक्किम और सबसे ज़्यादा बिहार। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी की उसमें है केरला, ठीक है, सबसे कम केरला, ठीक है भाई, ये याद रखना है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो बिहार, अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो दिल्ली। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग है। 5 लाइन है, 5 की 5 इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सांची स्तूप कहाँ स्थित है। जो सांची स्तूपा है वो MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में जो बेटवा नदी है उसके ठीक पश्चिम में विदिशा के पास स्थित है।
इसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य शासक अशोक महान द्वारा कराया गया था। सांची स्तूपा किसने बनवाया? अशोक ने। सांची स्तूप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों में से एक है। इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। 3 चीजें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है बच्चों? सांची स्तूपा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया था? मौर्य वंश के शासक अशोक ने बनवाया था। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1989 में शामिल हुआ। ठीक है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो आपका टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और प्रत्येक वर्ष इन्हीं चारों ग्रैंड स्लैम में से पेपर में पूछा जाता है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती हैं। विंबलडन जो है वो सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, जो कि 1877 में शुरू कर दी गई थी। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछता है कि भाई किसने ग्रैंड स्लैम जीता, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, किसने क्या। ठीक है। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक कहा जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटाश आदि। ठीक है बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? भाई साहब पहले भी रिपीट हो चुका है, ब्राजीलिया रियाल। ठीक है। ब्राजील की मुद्रा का नाम ब्राजीलियाई रियाल है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के अन्य सभी देशों के साथ लगती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी। कन्या और नर, देखो कन्या और नर आपस में मिलते हैं तो कन्या नर से याद रख लो। कन्या से केन्या, नर से नैरोबी। केन्या नैरोबी, लीबिया त्रिपोली, लेसेथो मासूरे और कजाकिस्तान अस्ताना। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो अगर मैं बात करूं 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा का वातावरण बहुत ही विरल है जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस। क्या कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस। पीटी उषा का उपनाम पयोली एक्सप्रेस है। पीटी उषा का जन्म हमने नहीं याद रखना भाई। हाँ ये याद रख लो, केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था। उन्हें क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद है पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। आपने बस इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? देखो भाई, जो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अन्य प्रमुख मरुस्थल और उनकी स्थिति। अफ्रीका की बात करूं, सहारा न्यूबियन, कालाहारी डेजर्ट। उत्तरी अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोनोरेन। दक्षिण अमेरिका, आटाकामा, पेंटागोनिया। और ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बारबर्टन। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्यों?
क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि यह सदन का विघटन कभी नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। मतलब 1/3 रिटायर फिर वापस आ जाते हैं और 6 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हैं उनको आधुनिक मनु। देखो अब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता एवं आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय वक्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखना है, भारत रत्न कब मिला बी आर अम्बेडकर को? 1990 में मिला। और इन्होंने आर्टिकल जो 32 था उसको क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1932 में किया गया था। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों बता देता हूं, याद रखना अच्छे से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में। इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है डैश सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वह पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, तो वो होती है माइका। माइका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में विभाजित हो जाते हैं। सिलिकेट एक आयन है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। सिलिकेट्स के परिवार में मुख्य रूप से आर्थोसिलिकेट्स, मेटल सिलिकेट्स और पैरासिलिकेट्स शामिल हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? उस टाइम पे कौन थे? अमिताभ कांत, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो छारबा हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। छारबा, थाली, सांगला, छपेली, जद्दा। गुजरात की बात करूँ, गरबा, रासलीला, भवई, लाम्या, पनिहारी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जात्रा, बाहू, गंभीरा, मरसिया। राजस्थान गुबर, कलबेलिया, गंगोर, पनिहारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1937 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला, सब न्यायालय। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान भाग 5 संघ अध्याय 6 संघ न्यायपालिका और अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित हैं। उसके बाद है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में डैश उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं, वो है म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में म्यूचुअल फंड। उसके बाद है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये था आपका गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय पश्चिमी भारत में गुजरात के भावनगर क्षेत्र में स्थित था। यह 600 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच एक हीनयान बौद्ध शिक्षण केंद्र था जिसे मैत्रक राजा भट्टाकारक ने बनवाया था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो राष्ट्र लोकसभा जो अध्यक्ष है वो कर सकता है। ठीक है, देखो अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 108 के अनुसार दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने वाले लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। सोनार का विस्तार क्या है? सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
पहले भी पूछा गया था भाई साहब। तो ध्वनि नेविगेशन एंड रेजिंग, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, संविधान का जो अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो पहले आता था जम्मू कश्मीर, अब हट गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 की तरह जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया था, परंतु 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। उस पर सभी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे दूसरे राज्यों पर होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पर्थ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ स्टेडियम, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, बांग्लादेश में बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका टका। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका वांडरस, जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, न्यूजीलैंड सेडन पार्क, बेसिन रिजर्व और इंडियन पार्क। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। जो शिलालेख के अध्ययन है उनको एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी की एक शाखा है जिसमें कठोर या टिकाऊ सतह जैसे कि पत्थर, धातु, लकड़ी व पाई हुई मिट्टी पटल पर उकरे दर्ज के लिखित सामग्री का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है MCX, मुख्यालय कहाँ पे है भाई साहब? मुंबई में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है पंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, पंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो कूनो, फोसिल, बांधवगढ़, सतपुड़ा। मेघालय की बात करें नोकरेक, बल्फाक्रम। उत्तराखंड की बात करें जिम कॉर्बेट, राजाजी नंदा देवी, फूलों की घाटी। और तेलंगाना की बात करें तो कासू, ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हिरना, वनस्थली और मृगवानी। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जो भारत का राष्ट्रपति है वो जो निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी से संबंधित है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर साल 1/3 जो है वो रिटायर हो जाते हैं और उतने ही और ऐड हो जाते हैं, ठीक है भाई। लोसार त्योहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? जो लोसर फेस्टिवल है, ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्योहार बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्योहार जो है वो लद्दाखी नव वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। कहाँ का है? लद्दाख का, ठीक है। एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्योहार है। यह उत्सव पर्व 15 दिनों तक चलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है वह प्रक्रिया जिससे हर पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उसे डैश कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है? देखो, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उसके बाद है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा था? तो ठीक है भाई, ये देख लेते हैं। करंट का क्वेश्चन था, वैसे अब तो 2018 का पूछेगा नहीं, एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2018 में सेरेना विलियम्स फोर्ब्स हाईएस्ट एथलीट की सूची पर शीर्ष पर रही। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो 2023 में एथलीट की उस पर रहे थे, ठीक है। ये हमारा 10 जनवरी की शिफ्ट सेकंड का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।